चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के लिए नामों पर नई दिल्ली में कोर कमेटी का मंथन। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प। कहा, किसानों के हित में सरकार बनने पर उठाएंगे सभी कदम। सभी फसलों पर लागू होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी कहा, प्रदेश की बेहतरी ही उनका है मुद्दा। और कोविड-19 प्रबंधन की स्थिति का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं जायजा। एक अनुमान के अनुसार 19 जनवरी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर, जबकि मार्च तक इसके तेजी से खत्म होने के आसार। घने कोहरे के चलते प्रदेश में गड़बड़ाया आम जनजीवन, जबकि गलन से लोगों को छूटी कपकपी। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 48 घंटे तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। पंजाब में सियासी दलों की मांग के बाद चुनाव आयोग ने वहां मतदान की तारीख में परिवर्तन कर दिया है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच पांचों चुनावी राज्यों में जमकर प्रचार और बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। भाजपा की दिल्ली में अहम बैठक में प्रत्याशियों के नामों से लेकर रणनीति पर चर्चा हुई, तो कांग्रेस समेत तमाम अन्य दलों की बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। उत्तर प्रदेश के चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर बैठक में मंथन किया गया। कोर ग्रुप की बैठक आज भी होगी, जिसमें बाकी बचे चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित सभी प्रमुख नेता सोमवार से ही दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। कि सियासी दलों की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह मतदान 14 फरवरी को होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को होगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 25 जनवरी 2022 ट्यूसडे का होगा। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन है 1 फरवरी 2022 ट्यूसडे का होगा। और डेट ऑफ स्क्रूटिनी 2 फरवरी 2022 वेंसडे की होगा। और डेट ऑफ विथड्रॉल 4 फरवरी 2022 फ्राइडे की होगा। इससे पहले लगभग सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने को कहा था। पार्टियों का कहना था कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास की जयंती पर वाराणसी जाएंगे। रविदास जयंती 16 फरवरी को है। सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि रविदास जयंती भी थी और सब लोगों की इच्छा थी कि ये जो डेट है थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। ये प्रशंसनीय है और मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं। उधर पांचों चुनावी राज्यों में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पंजाब के कोर ग्रुप के साथ चुनावी मंथन हुआ, जिसमें पार्टी की रणनीति और टिकटों के आवंटन पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पंजाब में बीजेपी का इस बार अमरिंदर सिंह की पार्टी से भी गठबंधन है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम, अश्विनी शर्मा, तरुण चुग, हरदीप सिंह पुरी, बीएल संतोष समेत बड़े नेता शामिल हुए। जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा काम करने का तरीका है, उसमें जो लिस्ट पंजाब की जो बॉडी है वो डिसाइड करती है। पंजाब का जो स्टेट इलेक्शन बोर्ड है, उसके बाद राष्ट्रीय इलेक्शन बोर्ड के सामने आई है और अब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा। तमाम बड़ी पार्टियों ने इलेक्शन बोर्ड ने देना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, तब आपको सब कुछ बताएंगे। देर शाम यूपी के बड़े नेताओं ने भी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उधर लखनऊ में कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 300 सीटें जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिला करके फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है।
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में प्रेस वार्ता की और अपने घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले विषय को सामने रखा। और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी कल पंजाब में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। उधर उत्तराखंड में भी राजनीतिक उठापटक चालू है। भाजपा ने हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब वो कांग्रेस के संपर्क में है। हरक सिंह ने सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दिया कि वो अब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार लाने के लिए काम करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो निस्वार्थ रूप से कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कार्य करेंगे। हालांकि कांग्रेस में उनको लेकर अभी एक राय नहीं है। हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है। हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। उत्तराखंड में कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपने बगावती सुर के बाद अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। सरिता जी ने कहा कि महिला शक्ति का और महिला वर्ग का कांग्रेस ने उपेक्षा की है, इसलिए वो यहाँ। इस बीच गोवा में भी जहां राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी अपनी पूरी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है। गोवा में इस बार हमने कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई है। पिछले 2017 के चुनाव से अभी तक में 80 चुनाव बूथ हमने बढ़ा दिए हैं, मतदान केंद्र, और हमारा जो एवरेज वोटर साइज है एक बूथ पे वो है 672। 5 राज्यों में कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते इस बार प्रचार का स्वरूप बदल गया है। इस लिहाज से सभी दल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी आमद ज्यादा से ज्यादा करने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लेते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने पर किसानों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। अखिलेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के घोषणा पत्र में ब्याज मुक्त ऋण, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अंत संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर जाति और धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। लल्लू ने कहा कि प्रदेश में गरीब, नौजवान, महिला और किसानों की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, विकास की बातें नहीं हो रही, किसान की बातें नहीं हो रही, नौजवान की बातें नहीं हो रही, गरीब की बातें नहीं हो रही, महंगाई की बातें नहीं हो रही। केवल अखिलेश यादव से नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा किया है, प्रतिज्ञा ली है, उसे निश्चित पूरा करेंगे और हमें भरोसा और विश्वास है कि समीकरणों की राजनीति नहीं,
धर्मों की राजनीति नहीं, जात की राजनीति नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति होगी और युवा, नौजवान, किसान, गांव, गरीब, महिलाएं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आधारित प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। कल लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अब तक जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उससे जनता में काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाने का काम किया है, उसी तर्ज पर हम यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी ने चुनावी गीत की लॉन्चिंग की। कैंडिडेट्स के चयन में अब तक जो लिस्ट आई है पार्टियों की, उसने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बुरी तरीके से निराश किया है। वही घिसी पिटी राजनीति, वही चेहरे सामने आ रहे हैं जिन पर 1000 प्रश्न पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता उठा चुकी है। और मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों के हाथ में अगर सत्ता जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला है। तो इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर विचार करना पड़ेगा। जो चेहरे अब तक पार्टियों की ओर से आए हैं, जो नाम उन्होंने घोषित किए हैं कैंडिडेट्स के, वो प्रदेश की जनता को निराश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के कोरोना प्रबंधन को सर्वत्र सराहा गया है। प्रदेश ने भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बेहतरीन प्रबंधन किया है। जनपद गाजियाबाद में कोविड के सक्रिय मामले 10,000 से अधिक हैं, लेकिन अस्पतालों में 1% से भी कम मरीज हैं। दूसरी लहर की तुलना में यह तीसरी लहर कम खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद की है। देश में सर्वाधिक डोज देने वाले उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा हैं, और अगर हम गाजियाबाद के अंदर देखेंगे तो 10,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेस के हैं गाजियाबाद जनपद में भी। लेकिन हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो 1% से भी कम है। और ये चीजें दिखाती हैं कि सेकेंड वेव की तुलना में ये थर्ड वेव कम खतरनाक है। लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी है तो इसमें सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 9 की बैठक में कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 93.90% लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 59.20% से अधिक लोग कोविड टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। विगत दिवस तक 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 39% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और 4,09,000 पात्र लोगों को प्रीकॉशन डोज भी मिल चुकी है। विगत 24 घंटों में 2,16,152 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 15,622 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि में 12,402 लोग उपचारित होकर और इस तीसरी लहर के दौरान में कुल एक्टिव केस आपकी बड़ी जिम्मेदारी 1,06,000 क्योंकि ग्राम प्रधान एक गांव का कस्टोडियन भी होता है, गांव का अभिभावक होता है। अपनी ग्राम पंचायत के अभिभावक के रूप में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इस बात को लेकर के कि एक तीसरी लहर के दौरान अपनी गांव पे निगाह रखना। गांव की निगरानी रखने की वजह के लिए पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि निगरानी समिति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत के प्रतिनिधि, यानी जितने भी आपके पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, पंचायत के कर्मचारी होंगे, राजस्व विभाग के उस गांव के उससे जुड़े हुए कर्मचारी होंगे, इन सब की एक टीम बनाना जो पहले से बनी हुई, इसको एक्टिव करना, घर घर सर्वे करना। सर्वे में 2 चीजें, एक कोई व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया है, सूची बना देना। दूसरा, कितने लोग हैं जिनमें कोई लक्षण है बुखार के, सर्दी जुकाम के, खांसी के या कोई अन्य मामले, उनकी सूची तैयार करना। तीसरा, कितने लोग हैं
जो 15 साल से ऊपर के हैं, 15 साल से ऊपर आयु के लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की डोज दी जा चुकी, वैक्सीन लग चुकी है। 15 से 17 का तो अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन शेष अन्य लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्या है? 18 साल से ऊपर के लोगों ने, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? पहली डोज कितने लोगों ने ली है? दूसरी डोज कितने लोगों ने ली है? 15 से 17 वर्ष के लोगों में कितने लोगों ने पहली डोज ले ली है? और एक चौथी डोज भी आई है, चौथी भी प्रकार की कैटेगरी है, वह है कि आपके गांव में कोरोना वॉरियर्स जो होंगे, एएनएम है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, हेल्थ वर्कर हैं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में 60 साल से ऊपर के कोई बुजुर्ग होंगे जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित होंगे। इन सब की सूची बनाना और सूची बना करके उस सूची को अपने एएनएम को उपलब्ध करवाना। सावधानी रखें। इस बीच आंकड़ों के आधार पर आईआईटी के प्रोफेसर पद्मश्री मणिन्द्र अग्रवाल ने तमाम राज्यों और जिलों के लिए नई भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 2 दिन बाद 19 जनवरी, जबकि देश में 23 जनवरी को चरम पर हो सकता है। इसके कुछ दिनों बाद ही संक्रमण की रफ्तार तेजी से घटने लगेगी और मार्च तक समाप्त हो जाएगी। प्रत्याशी चयन को लेकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उत्तर प्रदेश के कैराना से टिकट दी है, जो गैंगस्टर जैसे तमाम आपराधिक मामलों में वांछित अपराधी हैं। इस मामले को लेकर भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नाहिद हसन को यूपी के कैराना से चुनावी टिकट दिया, लेकिन उसके खिलाफ लंबित केस की जानकारी सपा की ओर से अपनी वेबसाइट या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दी है, न ही ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की वजह स्पष्ट की है। इस तरह के उम्मीदवार को चुनाव में उतारना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। याचिका में मांग की गई है कि आपराधिक केस वाले उम्मीदवारों को टिकट देने वाली राजनीतिक पार्टियां 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के खिलाफ लंबित केस की जानकारी दें। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी दी जाए। पार्टियां वेबसाइट पर ये स्पष्ट करें कि आखिर उन्होंने आपराधिक अतीत वाले उम्मीदवार को क्यों चुना। निर्देश का पालन न करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट 2018 और 2020 में दिए अपने आदेश में ऐसा करने का निर्देश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी, और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी, और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी, पार्टी के मुखिया के खिलाफ। दरअसल समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को शामली जिले की कैराना सीट से उम्मीदवार बनाया है। नाहिद हसन के खिलाफ पहले से ही पुलिस में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बीजेपी इस मामले पर समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमला बोल रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, प्रदेश का अपराधी नंबर 1 बना समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नंबर 1।
अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को फिर से उसी कालखंड में ले जाना चाहती है। कई और बीजेपी नेताओं ने नाहिद हसन को दोबारा टिकट दिए जाने पर सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी ने लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा की लिंचिंग करने के आरोपी तेजेंद्र सिंह विर्क को समाजवादी पार्टी में शामिल करने पर भी सवाल खड़े करते हुए सपा की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया, उसे सिद्ध होता है कि कैराना में पलायन के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग हिंदू व्यापारियों का बहिष्कार करने की लगातार जो है आह्वान मुस्लिमों से कर रहे थे, जो लोग अराजकतावादी दंगाई आपराधिक तत्व हैं, ऐसे आपराधिक तत्वों को अपना प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने यह सिद्ध किया है कि वे यदि सरकार में आए तो एक बार फिर से आतंकवाद, गुंडावाद, अराजकतावाद की वापसी होगी। फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन साफ सुथरी राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन से जुड़ी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जी का कल निधन हो गया। 83 वर्षीय बिरजू महाराज जी बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। कथक को देश दुनिया में स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। जाने माने कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के निधन से कला जगत में शोक की लहर है। पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में रविवार देर रात निधन हो गया था। पिछले 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज के निधन की जानकारी मिलते ही लोगों की शोक संवेदनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली स्थित निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज थे उनको। ऐसा लग नहीं रहा, आंखों के सामने देखा कि वो गए। अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं रिएक्ट करूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंडित बिरजू महाराज के निधन को एक युग का अंत बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, महान पंडित बिरजू महाराज का निधन एक युग के अंत का प्रतीक है। ये भारतीय संगीत और सांस्कृतिक स्थान में एक गहरा शून्य छोड़ देता है। वे कथक को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान देकर एक प्रतीक बन गए। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा, कथक नृत्य के विश्व प्रख्यात गुरु पंडित बिरजू महाराज के निधन से भारतीय संस्कृति की एक जीवंत धरोहर का अवसान हुआ है। उनके परिजनों, कला प्रशंसकों और उनके शिष्यों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर दुख जताते हुए कहा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि देश ने एक बहुत बड़ा कलाकार खो दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा के सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में पुख्ता तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने हर केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन और प्रत्येक केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में संस्थान के पिछले रिकॉर्ड को जरूर देखा जाए। दागी और संदिग्ध छवि वाले संस्थानों को केंद्र कतई न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और एडीजी कानून व्यवस्था प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के साथ जिलाधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों व परीक्षा आयोजन से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद कर व्यवस्थाओं की पड़ताल करें। हापुड़ जनपद में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के उद्देश्य से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। धौलाना विधानसभा से विधायक असलम चौधरी ने सपा और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया।
विधायक असलम चौधरी ने अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। करीब 10,02,000 मतदाता अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। वहीं नामांकन के लिए किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार अधिकारी नामांकन स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई है। ये हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था है। जो गाड़ियों का नियम है कि एक प्रत्याशी के साथ मैक्सिमम 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं, उसका हम लोग बिल्कुल सख्ती से अनुपालन हम और जो पुलिस है वो करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो कक्ष में भी जो घुसने का जो नियम बनाया हुआ है कि प्रत्येक प्रत्याशी के साथ एक बार में 2 व्यक्ति घुस सकते हैं, उसी के हिसाब से ही कक्ष में भी दाखिल किया जाए। ये तो सीओ साहब से आप पूछें, मेरी गाड़ी किस चीज़ की, सीओ साहब से पूछें। और इनकी इजाजत है, जितने मेरी गाड़ी सीज करें, मुझे सीज करें, चाहे मुझे जेल भेजने की कोशिश करें, इनसे मैं हारने वाला नहीं। मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक पंकज मल्लिक ने चरथावल विधानसभा सीट से और रालोद प्रत्याशी पूर्व विधायक राजपाल बालियान ने बुढ़ाना सीट से नामांकन दाखिल किया। अब तक यहां 2 ही नामांकन हो पाए हैं। आज 11 विधानसभा बुढ़ाना से मैंने नामांकन किया है। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से के सिंबल पर मैंने नामांकन किया है। और मुद्दे की बात है, मुद्दे तो कहाँ तक गिनवाओगे और कहाँ तक गिनवाए, चुनाव में मुद्दे ही मुद्दे होते हैं। आज नामांकन किया है। आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की हवा चल रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के जयंत चौधरी जी के निर्देश पर मुझे यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मैं उनका आभारी हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। अब जनता के बीच में उन दोनों का संदेश लेकर के जाऊंगा, पूरे गठबंधन का संदेश लेकर के जाऊंगा। जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ शीतलहर की चपेट में है। कोहरे और गलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। राजधानी में सोमवार घने कोहरे की वजह से दृश्यता 0 तक पहुंच गई। दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ के मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ऐसे ही ठंड बनी रहेगी। बुधवार से मामूली राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चौथे और 5वें चरण के उम्मीदवारों के लिए नामों पर नई दिल्ली में कोर कमेटी का मंथन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प। कहा, किसानों के हित में सरकार बनने पर उठाएंगे सभी कदम। सभी फसलों पर लागू होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार नल्लू ने कहा, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रदेश में प्रभारी संजय सिंह ने भी कहा, प्रदेश की बेहतरी ही है उनका मुद्दा। कोविड-19 प्रबंधन की स्थिति का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं जायजा। एक अनुमान के मुताबिक 19 जनवरी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर, जबकि मार्च तक इसके तेजी से खत्म होने के आसार। और घने कोहरे के चलते प्रदेश में गड़बड़ाया आम जनजीवन, जबकि गलन से लोगों को छूटी कपकपी। मौसम विभाग का अनुमान अगले 48 घंटे तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम।
समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के रूप में एक बार फिर से सामने है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।